भाषण नहीं, यह शब्दों की अंताक्षरी है। लहजा बता रहा है कि दांव आखिरी है। कमोबेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से भाषण सुन करके यही लगा। लाल किले से प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह परंपरा 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। क्यों शुरू की थी? क्योंकि लाल किले को इस देश की सत्ता का केंद्र माना जाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जब वहां से अपना भाषण दिया, संबोधन किया, तो ये राष्ट्र को एक संबोधन होता है। निश्चित रूप से आज स्वर्ग में बैठे हुए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, वो सभी देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या इस लाल किले से ऐसे भाषण भी दिए जाएंगे, इस लाल किले से भी चुनाव प्रचार किया जाएगा। तो कमोबेश हम आज वह स्थिति देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने 88 मिनट का एक भाषण दिया। बड़ा भाषण था। उसमें देने के लिए, बताने के लिए तमाम सारे मुद्दे थे। देश तमाम मुद्दों से जो है रूबरू हो रहा है। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री उनको एड्रेस करने में असफल दिखाई दिए। भले ही कोई क्या कहता रहे, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री ने आम जन की नब्ज को नहीं पकड़ा, उसके दर्द को नहीं समझा और वो बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। उनके बोलने का जो लहजा था वो एक अहंकार, अभिमान से भरा हुआ था। जब वो कहते हैं मोदी है तो यह है, मोदी है तो शांति है, मोदी है तो यह, मोदी है तो राष्ट्र है, यह स्थिति आ जाती है कि मतलब यदि मोदी नहीं तो यह देश खत्म हो जाएगा, मोदी नहीं होगा तो यह शांति खत्म हो जाएगी, मोदी नहीं होगा तो यह देश की पूरी जो एकीकरण है, जो सारी समरसता है, वो खत्म हो जाएगी। जब वो ये कहते हैं तो उनका अभिमान झलकता है। वो हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और दिखाई देता है कि वो किस ढंग से चीजों को अपने हिसाब से तय करते हैं। उनके आंकड़े लगता है वो खुद ही बनाते हैं। वो किसी जमीनी हकीकत पे या तमाम सारे सच पर आधारित नहीं होते। वो मणिपुर पर आज भी बोले, लेकिन 4 लाइनें बोले। वो मणिपुर के लोगों के दर्द को छू नहीं पाए, समझ नहीं पाए, वो देश को नहीं समझ पाए। वो इकोनॉमी की बात करते हैं और जब वो देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं और कहते हैं कि दुनिया की 30वें नंबर की हम इकोनॉमी बना देंगे, तो ये भूल जाते हैं कि इस देश को वो किस बूते बनाएंगे? कर्ज के बूते। जिस देश पर 54 कुछ लाख करोड़ का कर्ज हुआ करता था 2014 तक, वो अब 172 लाख करोड़ से अधिक का हो गया। यह स्थिति है। वो उस देश को बनाएंगे जहां पर सबसे सस्ता क्रूड ऑयल आता है और उसके बाद सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बेचा जाता है। वो उस देश को बताएंगे जिस देश में टमाटर 200 से 300 रुपए किलो बिक रहे हैं। वो उस देश को बताएंगे जहां सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं और कल ही डाटा आया कि महंगाई दर 7.4% हो गई। ऐसी स्थिति में वो क्या बताना चाहते हैं? वो क्या बताना चाहते हैं? वो जब बात करते हैं देश के विकास की और दूसरी चीजों की, तो अपने एजेंडे थोपते हैं। वो 3 चीजों पे केंद्रित करते हैं। परिवारवाद, तो वो परिवारवाद आज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है। तमाम नेता हैं, मैं चंद नेताओं का ही नाम ले लेता हूं, ज्यादा के नहीं लेता हूं। राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, उनके बेटे, उनकी बहू और उनके पोते भी मंत्री हैं। उसके बाद आइए आप जहां पर देखेंगे, जिस राज्य में आप देखना चाहें,
आप हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में चौधरी बीरेन, फिर उनके बेटे, इसी तरीके से कुलदीप बिश्नोई, फिर उनके बेटे। आगे आ जाइए, राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में भी वही स्थिति है। आप आ जाइए मध्य प्रदेश में, वहां पर भी वही स्थिति है। तो आज सबसे ज्यादा परिवारवाद पूरे देश में, चाहे जहां देखें, महाराष्ट्र चले जाइए, पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, या और किसी की बात कर लो, तो जिस भी जगह जाएंगे परिवारवाद आज वहां दिखाई देता है। इसके बाद आइए, दूसरी बात वो कहते हैं भ्रष्टाचार। तो सब भ्रष्टाचार जिन्हें जिन्हें ये खुद भ्रष्ट कहते थे, हम नहीं कह रहे, जिन्हें ये खुद भ्रष्ट कहते थे, वो हेमंत बिस्वा शर्मा इनके मुख्यमंत्री हैं, वो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, वो इनके उप मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से जो आज शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कहते थे, वो भी इनके मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से तमाम राज्यों में आप चले जाइए, तमाम जगह चले जाइए, जितने भ्रष्ट, नारायण राणे और जो भी जिसके नाम लेंगे, वो इन्हीं के हैं। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले, सबसे ज्यादा बैंकों को लूट कर भागने वाले इनके समय के, सबसे ज्यादा काला धन स्विस बैंकों में जमा हुआ तो इनके समय में हुआ। और इसके बाद में यदि हम बात करें कुछ और चीजों की, तो सबसे ज्यादा यदि छोटे छोटे ही देख लें तो भी बहुत सारे हुए। और अभी तुरंत ही कैग की रिपोर्ट आई है और वो बताती है कि किस तरीके से सड़क में, एनएचआई में, जो नितिन गडकरी के अंडर में है, उसमें कितने बड़े घोटाले हुए, और उसके घोटाले ही करीब 8 लाख करोड़ रुपए के। तो साहब, ये घोटाले किसी से छिपे? जो सड़क 18 करोड़ में बननी थी, मैक्सिमम 18 करोड़, अधिकतम 18 करोड़, वो 250 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर बन रही। क्या सोने की परत की सड़क बन रही है? साहब, ये स्थिति है। इसके बाद आई भ्रष्टाचार की बिल्कुल कतार लग गई है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, सारे भर्ती घोटाले पूरे देश में, जो सारे बड़े घोटाले हैं, वो भाजपा की सरकार में हुए। चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो, या आप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार हो, जो 22 साल से, और 22 साल बाद भी वो कहते हैं अब आएंगे तब करेंगे। तो 22 साल में नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? और ये पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो सबसे ज्यादा वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। ऐसी स्थिति में ये हालत। चलिए, छोड़ दीजिए आप इसकी बात। तीसरी बात वो कहते हैं तुष्टीकरण की। तो सब तुष्टीकरण की जब आप बात कहते हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है? तुष्टीकरण का नतीजा है। मैतेई समुदाय के साथ आप खड़े होकर के कुकी समुदाय के और नागा समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि वो वोट बैंक को गवर्न करते हैं। उसके बाद में हरियाणा आ जाए, हरियाणा में आप यही करते हैं। यहां पर आप एक समुदाय का साथ देते हैं और दूसरे समुदाय को नेस्तनाबूद कर देने की बात करते हैं। उस समुदाय को जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और सबसे ज्यादा आहुतियां दी, ये वो है जब देश में मुगल आए तो मुगलों के खिलाफ युद्ध में यहां का मुसलमान खड़ा हुआ था, उस मुसलमान को आप मार देते हैं। आप छोड़िए, कुकी समुदाय में ही उस लड़की के, उस औरत के को नंगा किया जाता है, उसकी परेड निकाली जाती है, जिसका पति इस देश की आजादी के लिए, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। तो आप समझिए, कारगिल का युद्ध लड़ने वाले की बीवी होती है। तो उस तरह की स्थितियां हैं। इसके बाद आप जब बात करते हैं तमाम सारी और चीजों की, तो स्थिति यह है कि महिलाओं की जब आप बात करते हैं तो महिलाओं की आबरू आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा लूटी गई है। और रेप करने वाले कौन है? रेप और गैंग रेप करने वाले सबसे अधिक जो संख्या है, वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए, आपके संगठनों से जुड़े हुए लोगों की है। यानी रेप करने वाले भी आपके ही हैं। और इसके बाद जब आप इन सब को गिनाते हैं तो उस समय आप महिलाओं के स्वरोजगार की बात करते हैं। और जब उनकी बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर स्वरोजगार को सबसे ज्यादा आपने छीना है। सबसे ज्यादा
लघु और उद्यम उद्योगों को आपने बर्बाद किया। 13,000 उद्योगों को बर्बाद कर दिया है। महिलाओं का जो स्वरोजगार होता था, उससे इस देश में 2014 में जब 100 करोड़ देश की आबादी थी, तब 51 करोड़ लोग रोजगार पाते थे। आज स्थिति यह है कि वो स्वरोजगार में 40 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं, जब 140 करोड़ आबादी। कल्पना करिए, 100 करोड़ थी तब 51 करोड़ लोग पा रहे थे। अब इसके बाद आप उसकी बात करते हैं, आप तमाम आयुष्मान योजना और सबकी बात करते हैं। आयुष्मान योजना का भी कैग में खुलासा हो गया कि किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और क्या हुआ है, सब सामने आया। जब आप यह बात करते हैं तब निश्चित रूप से लगता है कि आप आखिर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इस बात को लेकर के सदैव सवाल उठता है, और इसलिए सवाल उठता है कि आप राष्ट्र से ज्यादा खुद का सोचते हैं। आज तक के इतिहास में कभी भी लाल किले को चुनाव के लिए नहीं यूज किया गया था, वोट मांगने के लिए नहीं यूज किया गया था, लेकिन आपने वो किया क्योंकि वहां से राष्ट्र के नाम संबोधन होता है और वो संबोधन पूरी दुनिया के नक्शे पर आता है, सब कोई सुनता है। इतना महत्वपूर्ण, और वहां पर भी आपने यह किया। आपने बोला कि 2024 में आके उपलब्धियां बताएंगे, अगस्त में, 15 अगस्त को। साहब, चुनाव तो उसके पहले, आप पहले ही तय कर देना, इसका मतलब है कि गड़बड़ियां करने का आपका कुछ इरादा है। तो जब आप इस तरह का करते हैं तो निश्चित रूप से शिकायत होती है। और जो आंकड़े आप बताते हैं, हम सबको याद है 2014 में आपने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, और आपके शासनकाल में कुल मिलाकर के 80 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। यह आपकी देन है। आप गरीबी की बात करते हैं जब, तो आंकड़े पता नहीं कहां से लाते हैं। आपके समय में 30 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे आ गए, जो कि कांग्रेस के समय में उनको 27 करोड़ को निकाल करके बनाया गया था, उनको मध्यम या निम्न मध्यम क्लास में लेकर के आया गया। तो आप समझिए, आपने गरीबी थोप दी है। और उसके बाद महंगाई की स्थिति है, महंगाई का आप जो है विदेशों पे थोपते हैं, जबकि वास्तव यह है कि आपकी देन है महंगाई, किसी और की देन नहीं। क्योंकि हमारे देश में वो सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं जिन चीजों की बात हो रही है, चाहे सब्जियों की बात हो, चाहे अनाज की बात हो। इवन हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं और आप हमें यह बताते हैं, तब आता है कि आप क्या कह रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी की बात आती है, इसलिए राहुल गांधी को लोग आज याद कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी भारत माता जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, कुछ धारणाओं का गुच्छा भर भी नहीं है, बल्कि हर एक भारतीय की पारा पारा आवाज है, मतलब हर व्यक्ति की आवाज। और इसको लेकर के उन्होंने एक चिट्ठी आज ट्वीट करी, और उस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि उन्होंने जब यात्रा शुरू करी तो किस तरीके से दर्द के साथ शुरू करी, और उस दर्द के साथ, लेकिन उस दर्द ने उनके अहम को तोड़ा, उन्हें जमीनी बनाया, लोगों से मिलने का बनाया। और यह हमने देखा, उस सब्जी वाले का दर्द राहुल गांधी ने महसूस किया और उसे मिलने बुलाया, उसके साथ बैठ करके डाइनिंग टेबल पे खाना खाया, उससे चर्चा करी। आपको वह हजम नहीं होता, आपको यह हजम नहीं होता है कि राहुल गांधी किसानों के बीच जाते हैं, सिर्फ फोटो सेशन नहीं कराते हैं, मीडिया को नहीं बुलाते हैं, बल्कि वो वहां पर जाकर भी उनको आमंत्रण देते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और फिर घर बुलाते हैं, उन्हें दिल्ली घुमाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और उनके साथ में उनकी भावनाओं को शेयर और उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं। वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ जाते हैं, उसको समझते हैं, उसके दर्द को समझते हैं और उसकी तुलना अमेरिका से करते हैं। और वो जिसके पास भी जाते हैं, वो कलावती के पास गए थे तो आज कलावती के दिन फिर गए, कमोबेश वही स्थिति। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से होता है। आज आप ही के सापेक्ष में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराया और उन्होंने बात की
कि हमें देश को एक रखना है, जोड़ना है, और किस तरीके से करना है उसको, कि हम प्रण लेते हैं कि देश की एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम मणिपुर के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम नेहरू जी के देश की नींव को मजबूत करेंगे, जो पंडित नेहरू ने की थी और जो उन्होंने सबको जोड़ने की बात की थी। तो यह स्थिति है। जब वहां पर यह होती है, जब भारत में अनाज की कमी आई थी तो कैसे भारत उससे निपटा था और कैसे हर व्यक्ति को अनाज उपलब्ध कराया गया था, उन सारी बातों को उन्होंने शेयर किया और उसे बताया। तो यह स्थिति है। फिर अंग्रेजों ने कैसी स्थिति में भारत छोड़ा था कि यहां सुई नहीं बनती थी, और जब नेहरू जी, इंदिरा जी छोड़ कर गए, राजीव जी छोड़ के गए, तो इस देश के अंदर क्या ऐसा था जो नहीं बनता था। तो आप ये समझिए, आईआईटी, आईआईएम जैसे तमाम बड़े संस्थान बन करके तैयार हुए, एम्स बन के तैयार हुए। आप से झूठ बोलते हैं कि दरभंगा में एम्स बन रहा है। आप झूठ बोलते हैं कि एमसी जो है मणि वहां पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में बन रहा है। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो जब आप यह बोलते हैं तो निश्चित रूप से लगता है राष्ट्रीय आंदोलन के पुरोधाओं को आप याद करने के बजाय, उन्हें नमन करने के बजाय, आप उसमें भी अपनी राजनीति लगाते हैं। यही समस्या है। और इसीलिए आज आपके चेहरे पर एक डर दिखाई दिया, वो डर कि कहीं 2024 में हम यहां से विदा तो नहीं हो रहे। और शायद ये आपके विदाई का भाषण था, यह आपके भाषण से प्रतीत हुआ और आपका डर प्रतीत हुआ। इसलिए आज पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित देश के सभी स्वतंत्रता वीरों को सादर नमन करते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश को बचा लीजिए, सही दिशा दीजिए, और उसमें हर कोई सही पहचाने, जाने, समझे, क्योंकि अब यह जानने समझने का वक्त है। यदि हम सच को अब भी नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आज भी लड़ाई सत्य और असत्य के बीच हो रही है, तो एक तरफ लाल किले से झूठ बोला जाने लगा है और एक तरफ नीचे आम आदमी की तरह बैठे लोग सच बोल रहे हैं, और उस सच की आवाज को बुलंद करना है। तो 4 PM यह आवाज बुलंद करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।